बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फरीद रहमान साहब, प्रेसिडेंट GIK इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस and Society for the Promotion of Engineering Sciences and Technology, which is SOPREST. Mr. Shakil Durrani Sahab, Executive Director SOPREST. Rector GIK Institute Engineer Jahangir Bashar Sahab. Pro-Rector Academics Professor Jamilun Nabi Sahab. Faculty members, students, parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं उन तलबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत के बाद अपनी तालीम GIK इंस्टीट्यूट में मुकम्मल की, और उन बच्चों को जिन्होंने आला कारकर्दगी की बुनियाद पर गोल्ड मेडल्स हासिल किए। जब ये मुबारकबाद मैं दूँ, उसके साथ साथ ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके माँ बाप को कि जिन्होंने उनकी परवरिश भी की और मेहनत की और इस काबिल बनाया कि वो उनको यूनिवर्सिटी में भेजें, माली बोझ बर्दाश्त किया होगा, तरबियत की होगी, तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे कल्चर और मज़हब की इन रवायात को हमेशा दुनिया में इसको अहमियत दें, क्योंकि ये रिवायात मिटती चली जाती हैं जैसे जैसे अफराद के ऊपर फोकस होकर और एक आज़ादी का तसव्वुर दिया जाता है। उसमें नौजवान जो है इस बात का इम्कान है कि वो इतना अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट के अंदर गुम हो जाए कि वो अपने माँ बाप की और रिश्तेदारों की फ़िक्र ना करें। तो मैं समझता हूँ ये नसीहत इसी वक्त बेइंतहा ज़रूरी है जब आप तालीम, एक स्टेज की तालीम आप मुकम्मल करके माशरे में जब जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात भी करूँगा, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ अब शुरू हुई हैं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ एक अपनी ज़ात के एतबार से कि आपने मेहनत करनी है, नौकरियाँ तलाश करनी है, माशरे में मुकाम पैदा करना है। वह मुकाम किस लिए पैदा करना है? मुकाम इसलिए पैदा करना है कि आपको ज़ाती तौर पर भी अपनी मेहनत का सिला मिले, मगर आप अकेले नहीं हैं। ये माशरा है, ये पाकिस्तान है, ये बदलता हुआ पाकिस्तान है जिसके अंदर इन चीज़ों की, आपके अक़दार की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। और क्योंकि दुनिया में हमने देखा कि शायद इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर हमने बहुत सारी चीज़ें हल की, और लिहाजा मैं उस मौजू पर आता हूँ जिसका ज़िक्र और जिसकी वजह से हम महदूद अंदाज से यहाँ बैठे और गुफ्तगू करते हैं, वो है कोविड-19। जब मैं इसके बहुत सारे नुकसानात हुए, कुछ फ़ायदे हुए, जो सिल्वर लाइनिंग है बादलों के अंदर वो नज़र आई, मगर ये वो एक अजीब सी कैफियत है जिसके अंदर हाइब्रिड एजुकेशन और इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर मैं ज़िक्र कर रहा था मोहतरम फरीद रहमान साहब के साथ कि मैंने सबसे पहले इस पर गुफ्तगू की एक इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, तो वो चाइना के अंदर बीजिंग में शायद 2006 में की। और वहाँ पर मैंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो इल्म के ऊपर कॉपीराइट है ये दुनिया में तरक्की नहीं होने देगा। इल्म के ऊपर 200 साल पहले और 150 साल पहले कोई कॉपीराइट नहीं था। लोग जुस्तजू करते थे, मेहनत करते थे, उस्तादों के पास जाते थे। आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें उस्तादों की तलाश में हज़ारों मील के सफ़र नहीं करने पड़े ऊँट और घोड़े पर, और फिर वहाँ जाकर ज़िंदगी वक्फ नहीं करनी पड़ी। और जो सारा इल्म का ज़ख़ीरा था वो कलमी तहरीरों के अंदर मौजूद था और उसको वहाँ जाकर तलाश किया जाता था। इसी वजह से माशरे के अंदर एक बड़ा मुकाम उस्तादों का रहा। जैसे जैसे मास लर्निंग के वक्त आते गए और ब्रिक एंड मॉर्टर तालीमी इदारे बनने शुरू हुए, जिसमें GIK हैज़ बीन वन ऑफ देम, वैसे वैसे तालीम महंगी भी होती गई। और लोगों ने एक नया कानून जो पेटेंट्स के एतबार से, नए इन्वेंशंस के एतबार से था, उसी एतबार से नॉलेज के ऊपर कॉपीराइट करना शुरू किया।
उस्तादों ने भी करना शुरू किया, जी ये मेरा लेक्चर है, ये कहीं शेयर नहीं हो सकता। तो मैंने वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर जहाँ मैं इलेक्ट होता रहा 6 साल, वहाँ पे सबसे पहले मैंने कोशिश ये की कि ओपन लर्निंग का काम शुरू हो। मैं इलेक्ट हुआ शायद 2007 से लेकर 2013 तक 6 साल इलेक्ट होता रहा। ओपन लर्निंग के अंदर कमिटमेंट लिया हमने हार्वर्ड से, MIT से और कुछ और इदारों से कि उनके लेक्चर्स ओपन होंगे, और हमने अपने वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर ये एहतमाम किया कि जो भी हमारा स्पॉन्सर्ड कहीं भी लेक्चर देगा वो कॉपीराइट होल्ड नहीं होगा, वो शेयर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ दुनिया में जहाँ अभी तक वो पहुँची नहीं है, इस शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये कॉपीराइट से मामला निकलना चाहिए, तभी बड़ा फ़र्क आएगा। मगर ये कॉपीराइट है क्यों? ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये कॉलोनियलिज्म है नॉलेज के अंदर, जिसकी बुनियाद पर, और आज अगर ताकतवर कौमों को एहसास हो कि इल्म जो है वो उन ममालिक से आने लगा है जो गरीब हैं मिसाल के तौर पर, तो आज ये कॉपीराइट लॉ फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। और मैं किस वजह से कह रहा हूँ? तजुर्बे की बुनियाद पर। आपने ये देखा कि तिजारत के अंदर जब मोनोपोलीज़ से फ़ायदा था तरक्की याफ्ता कौमों को, तो उन्होंने मोनोपोलीज़ बनने दी। जब फ़ायदा नहीं था तो मोनोपोलीज़ तोड़ी, IBM, ATT फॉर एग्ज़ाम्पल। और जब फ़ायदा होने लगा तो मोनोपोलीज़ को उन्होंने और मुस्तहकम किया। और अब जब दोबारा थ्रेटन हुआ कि भाई तिजारत जब ओपन है तो सारी जो चाइना से गुड्स आएंगी वो भी जाएंगी, जो हर जगह से आएंगी, तो उन्होंने फिर कानून बदला और उन्होंने कहा कि भाई ये तरीक़ा तो नहीं जायज़ है, हम अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये उसूल जो दुनिया के हैं ये अखलाकियात से बालातर हैं, और पाकिस्तान जो मुकाम दुनिया में हासिल करना चाहता है और करेगा वो ये कि हर मामले के अंदर अखलाकियात को लेकर चलेगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस और कश्मीर का मामला हो, चाहे वो तालीम के मामलात हों, चाहे कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात हों। दुनिया तरक्की तो की है मगर अखलाकियात से आरी मामलात के अंदर जो बड़े फोरम्स हैं उनके अंदर अखलाकियात नहीं, तिजारत, वैल्यू ऑफ मनी, इन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा है। तो इंसानियत का ताल्लुक़ तो वैल्यू ऑफ मनी से कम और इंसानियत से ज़्यादा है। तो लिहाजा एक बड़ी चेंज जो पाकिस्तान अपने मुस्तक़बिल में देखता है और जो आप लोग जिस चीज़ का ख्वाब आपको देखना चाहिए वो यही है कि ज़ाती और कौमी और बैनुल अक़वामी अखलाकियात की तरफ हमें जस्तजू करनी है। तो जब कोविड-19 का मामला आया तो मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ कि मैं जैसे ही मैंने सदारत की ज़िम्मेदारी संभाली तो मैंने ये सोचा कि इस वक्त दुनिया जो जा रही है वो नए अंदाज की इंटेलिजेंस, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, ब्लॉकचेन कह लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह लें, कंप्यूटिंग कह लें, उस तरफ जा रही है। और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पीछे रह जाए। तो मैंने एक मजमून भी लिखा और उसके बाद से मैंने एक वाइब्रेंसी और एक बज़ नौजवानों में क्रिएट करने की कोशिश की ताकि ख़ुद एक डिमांड माशरे में हो, ताकि उसातिज़ा और तालीमी इदारे जो इस तरफ तवज्जो देना शुरू करें, क्योंकि ये सबसे तेज़ी से आगे जाती हुई साइंस है जिसके अंदर अगर हमारे तालिब इल्म कामयाब हों तो इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर पैदा करके उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दें। इस वक्त इस बात का इम्कान है कि आप ये साइंसेस सीख कर पाकिस्तान में रह कर दुनिया में मुलाजमत कर सकते हैं। तो हमें अपनी इंटेलिजेंशिया को एक्सपोर्ट करने का कोई इरादा पाकिस्तान, अब हमारी अपनी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं तो हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की नीयत नहीं रखते। मैं समझता हूँ इस सिलसिले के अंदर जो मैं चाहता था कि डिस्टेंस लर्निंग के एतबार से आसानियाँ पैदा हों और जिसकी जद्दोजहद मैंने कम से कम 2006 से ज़रूर की। अगर कोविड-19 नहीं आता तो मेरी ये जस्तजू जो है वो बहुत ही स्लो पेस पर चल रही होती। कोविड-19 ने सबको घसीट कर उस रास्ते पे लगा दिया जो दुनिया का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान के अंदर, दुनिया तो फिर भी समझती होगी इन बातों को, पाकिस्तान के अंदर अगर कोविड-19 नहीं आता तो मैं यकीनन
उन इंस्टीट्यूशंस को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मुकाबला किया, उनसे ताज़ियत करता हूँ जो अमवात हुई, मगर उनसे जो हमारे सिस्टम्स ने फ़ायदा उठाया, हेल्थ सिस्टम ने फ़ायदा उठाया तहारत के एतबार से। यानी आप ये देखिए कि फोकस और कोविड ने क्या फ़र्क किया। इसी फोरम के अंदर अप्रैल 2019 के अंदर मैंने उलमा को बुलाया और उलमा से दरख्वास्त की कि देखें, वज़ू के अंदर मुसलमान हाथ धोता है, लिहाजा आप इसके ऊपर खूब तलकीन करें कि अच्छी तरह से हाथ धो ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। आप में किसी को वो बात याद नहीं होगी, मैंने याद दिलाई ना। मगर कोविड-19 ने हमें और आपको तहारत पर मजबूर कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ अवेलेबल थी, जो चीज़ हमें करनी थी, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जाना था, हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ जाना था, उसकी जो पेस थी वो बहुत आहिस्ता थी। और पाकिस्तान जिस अंदाज से तरक्की कर सकता है तो हमें तो एक्सीलेटर पर पैर रखना चाहिए था। तो कोविड ने वो एक्सीलेटर प्रोवाइड किया जिसकी बुनियाद पर इस तरफ बड़ी तेज़ी हुई। अच्छा, क्यों हम चाहते हैं कि ऐसा हो? इसलिए चाहते हैं कि ये सस्ती एजुकेशन होगी। मैंने कल ही एक जगह पर तकरीर की, तो मैं वो फोरम था इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर और इस्लामिक प्रोडक्ट्स इन फाइनेंसिंग पर। तो वहाँ पर भी मैंने ये बात की और मैंने कुछ साइंटिस्ट को कोट किया, जिसके अंदर थॉमस पिकेटी इन हिज बुक ऑन कैपिटल एंड 21st सेंचुरी और थॉमस पिकेटी की किताब कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में, और मुख्तलिफ और ऑथर्स को भी कोट किया, जिसके अंदर इस बात का एतराज़ था कि तालीम जो है बहुत एलिटिस्ट हो गई है दुनिया में। अब नतीजा क्या हुआ कि ये जो परपेचुएशन है, पहले तो माल और दौलत और लैंडेड जेंट्री के थ्रू होता था माशरे के अंदर, फिर तालीम के थ्रू वही फिक्सचर शुरू हुआ कि तालीम भी रईस माँ बाप के बच्चों को ज़्यादा आसानी से मिलेगी और बाकियों को मुश्किल से मिलेगी। अगर रईस माँ बाप के 80% बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे तो गरीब माँ बाप के बच्चों की स्प्रिंकलिंग 10-15% की डाल दी जाए माशरे को दिखाने के लिए कि इट इज़ एमेंसिपेटेड, इट इज़ नॉट। तो बहुत बड़ा फोकस है तालीम के ऊपर कि वो एलिटिस्ट एजुकेशन जो है वो एलिटिस्ट स्ट्रक्चर्स को परपेचुएट करती है और एलिटिज़म एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। तो लिहाजा तालीम को आम होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ भी पाकिस्तान में है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, मगर मैं ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने हाइब्रिड एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के कंटेंट को बढ़ाएं। नतीजा क्या होगा? मैं आपको मिसाल देता हूँ, सस्ती होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसका चांसलर भी मैं हूँ, वो सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग करती है और उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ मच लेस देन द अदर यूनिवर्सिटीज़। क्यों? कि उसको ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं चाहिए हैं। और उसको अगर मैं ये कहूँ कि आज तुम्हारे यहाँ 30,000 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ 60,000 तक चले जाओ, तो उनकी कॉस्ट फैक्टर्स में शायद 5% का इजाफा होगा और इल्म जो है वो 30,000 बच्चों को और पहुँचा सकते हैं। मगर अगर मैं ग़ुलाम इसहाक़ को एज अ करंट इस पोजीशन में कहूँ कि तुम अपने बच्चों की तादाद बढ़ाओ, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से उनकी कॉस्ट फैक्टर्स ज़्यादा होंगे। तो लिहाजा मैं तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा हूँ और ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। रैंकिंग्स में अच्छा, अपनी शोहरत में अच्छा, दुनिया में माना जाने वाला, और आप माशाअल्लाह आपको और उस्ताज़ा को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एहतमाम किया कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जिससे आप अच्छी तालीम पाकर आप जा रहे हैं, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वर्चुअल एतबार से अपनी तालीम के कंटेंट को बढ़ाया जाए और इस अंदाज से हाइब्रिड अंदाज से आप इस सिलसिले में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि तालीम पाकिस्तान में आम करने के क्या तरीक़े हैं, 2-3 और बता दूं आपको। एक तो ये है कि फ़ीस कम हो, किसके ऊपर? जो इंटरमीडिएट से बच्चा निकलता है, अब एलिट स्ट्रक्चर्स में आप माशाल्लाह एलिट स्ट्रक्चर में आ गए, मगर उनके मुताल्लिक़ आपका क्या ख्याल है जो आपने अपने तालीम के दौरान देखा होगा जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी? वो आपके साथ ही
मुझे आज तक याद है, मेरे साथी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल से जब निकला तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छी इंटेलेक्ट रखते थे मगर ये कि वो आगे जा न सके, तो लिहाजा उनका कौन जिम्मेदार होगा, हैं? लिहाजा जो सारी मार्केट जो FA करने के बाद जिनको दाखला नहीं मिलता है उनको दाखला मिलकर, और हम पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स को उठाने का बेहतरीन तरीका यही है, दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा क्या है, जो दाखला नहीं हासिल करे उसको स्किल्स दी जाएं ताकि वो अपनी रोज़ी कमा ले। सब हायर एजुकेशन में तो नहीं आ सकते मगर एक बड़ा प्रोपोर्शन तो आ सकता है, एक इमेंसिपेशन तो हम कर सकते हैं उसका, कि आम आदमी को भी वो रास्ते मिल जाएं। इसलिए इस हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि 50,000 स्कॉलरशिप्स दी फॉर पीपल, डिजर्विंग पीपल इन हायर एजुकेशन। दिस इज़ अ क्वांटम जंप। क्वांटम जंप, क्वांटम आप लोग तो ज़्यादा समझेंगे, मैं उन्हीं मानों में कह रहा हूँ, नॉट द ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटम जंप इस माना करके कि पिछले 10 साल में शायद 28,000 स्कॉलरशिप्स दी गई। इस साल एहसास प्रोग्राम के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर 50,000 स्कॉलरशिप दी गई। तो दैट इज़ वन एफर्ट, बट अ बिगर एफर्ट वुड बी टू पैकेज एजुकेशन इन अ मैनर के इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। दैट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये जो कैफियत है ना, जो मैंने महसूस की उसके अंदर इंशाअल्लाह ग़ुलाम इसाक़ इंस्टीट्यूट उसमें नहीं है। वो कैफियत ये थी कि जो ग्रेजुएट्स आप लोग निकलते थे फिर रोज़ी की तलाश में जो जाते थे, तो देयर वाज एन इनकम्पैटिबिलिटी इसके दरमियान के आपने क्या तालीम दी और मार्केट में किस तालीम की ज़रूरत है। तो मैं ये अर्ज करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ कि मार्केट के साथ लिंक जो है वो सिर्फ वो ज़रूरी है, आप स्टैटिक मत हो जाएं। स्टैटिक कैसे हो जाते हैं? स्टैटिक इस तरह से होते हैं, जैसे मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग पर कोर्स शुरू किया। दैट इज़ द फैक्ट के मामला आपको अंदाज़ा हुआ और आपने किया। ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक कैफियत है। आप स्टैटिक मत हो जाएं कि अगर आपने फ़र्ज़ करो 50 बच्चे एक सेक्टर के अंदर लेने हैं और आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट, अंदाज़ा कैसे होगा? यू विल हैव टू कीप योर आइज़ ओपन एंड योर ईयर्स ओपन। अपनी आँखें और अपने कानों से हमेशा ये देखते रहें कि भाई मार्केट की क्या कैफियत है। एक तो तालीम जो मार्केट चाहती है वो दें, क्योंकि एक फ़िगर मुझे याद है कि जब मैं प्रेसिडेंसी में आया और मैं इसी वजह से चाहता था कि इसके ऊपर मेहनत हो, वो फ़िगर ये था कि 30,000 ग्रेजुएट्स जो कम से कम कंप्यूटिंग साइंसेज में निकलते थे उसमें से 25,000 को नौकरी नहीं मिलती थी, सिर्फ 5,000 को मिलती थी। अब हमने ग्रेजुएट्स पैदा किए, मुसलसल मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि जी PhD हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो फरीद रहमान साहब ने एक और बात कही थी कि मौक़े, नौकरियों के मौक़े भी माशरा प्रिपेयर करे। अच्छा, ये सारे पहिए साथ चलने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम ग्रेजुएट्स प्रिपेयर करें और माशरे में खपत ना हो। पाकिस्तान ये भी करके देख चुका है। हमने इंजीनियर और डॉक्टर प्रोड्यूस किए 70 और 80 की दहाई के अंदर, बहुत प्रोड्यूस किए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किए। जिनको नौकरी दे सकते थे उनको उनसे कहीं ज़्यादा हमने प्रोड्यूस किया। नतीजा क्या हुआ कि हमारा सारा ये ब्रिलियंट क्रीम, हमारी, आप लोग क्रीम हैं, और अगर आप लोगों को यहाँ नौकरी ना मिले और आप खप ना सकें तो ये क्रीम हम दूसरे ममालिक की खिदमत में पेश कर देते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की नौकरी के सिस्टम्स और एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम्स भी साथ साथ चलें। तो लिहाजा किस चीज़ में साथ चलने की ज़रूरत नहीं है? किस चीज़ में साथ चलने की ज़रूरत नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बाहर आपको नौकरी मिलेगी। बैठे आप यहीं और बाहर आपको नौकरी मिलेगी। तो इसमें तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ खुले तो ज़्यादा अच्छा है, मगर बाकी चीज़ों के अंदर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़। तो जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है, जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसकी आपको मिसाल दूँ। टूरिज़्म सेक्टर भी ऐसे ही है जैसे कोविड ने हमको घसीट कर डिस्टेंस लर्निंग पर लेकर आया, इसी तरह से टूरिज़्म जो है वो अल्लाह मियाँ मार्केटिंग कर रहा है पाकिस्तान के अच्छे खूबसूरत जगहों की। तो नतीजा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ की ख़ुद अपनी आबादी 14-15 लाख है और वहाँ पर उसके 2-3 लाख लोग तो बाहर रहते हैं, वहाँ 15-20 लाख टूरिस्ट चला जाता है एक सीज़न में। सड़कें बंद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, वीडियोस निकल रहे हैं कि भाई मत निकलना, मत आना इधर।
है, तो गवर्नमेंट जितने अरसे में सड़कें बनाएगी और होटल बनाएगी, टूरिस्ट उसका इंतज़ार नहीं कर रहा। तो ये द टूरिस्ट इज ड्रैगिंग दिस गवर्नमेंट टू परफॉर्म इन एरियाज मच फास्टर देन व्हाट द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट आर। तो लिहाजा कोविड ने भी आपके साथ यही किया। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलात के हवाले से मैंने नुकात तो और भी बहुत सारे लिखे हुए थे, मगर इस ख़ास तौर पर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के अंदर ख़वातीन की तादाद अच्छी देखता हूँ, मगर माशरे में जब उनकी खपत होती है तो वो तादाद कम होती जाती है। कुछ तो नेचुरल कैफियत है कि इस कल्चर और इस माशरे की ये खूबसूरती है कि हम अपनी औलाद पर तवज्जो देने के एतबार से हमारा जो ख़ानदान का इंस्टीट्यूट है इसको अभी तक हमने बरकरार रखा हुआ है। उसका नतीजा ये है कि औरत जो बच्चा जनती है, बच्चे को पालती है, तो उसका एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने पेशे के एतबार से या जो इल्म उसने सीखा है उस एतबार से वो परफॉर्मेंस ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि पार्ट टाइम एबिलिटी फॉर वुमेन टू वर्क इन सोसाइटी रहनी चाहिए, और पार्ट टाइम एबिलिटी को हमें माशरे के स्ट्रक्चर्स के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर डालना चाहिए। दूसरे ये कि मैं हर महफिल में अगर ज़िक्र नहीं करूं तो मेरी बीवी मुझसे सवाल करती है कि क्या तुमने ये बात की कि डिसेबल्ड हजरात के लिए और अफराद के लिए हर इंस्टीट्यूशन ने क्या अहतमाम किया है। अच्छा, और तादाद डिसेबल्ड अफराद की या डिफरेंटली एबल्ड लोग जो सही वर्ड कहा जाता है कि इस्तेमाल किया जाए, उनकी तादाद दुनिया में 12 से 14% है, पाकिस्तान में भी कम नहीं होगी। लिहाजा मैं आपके इंस्टीट्यूट से भी दरख्वास्त करता हूं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली ट्रांसलेटेबल नहीं है कि ये जॉब डिफरेंटली एबल्ड को दे दो, बल्कि जॉब स्ट्रक्चर भी उसी की परफॉर्मेंस के एतबार से करना पड़ेगा। जो माशरे अपने डिप्राइव्ड अफराद के साथ बढ़ते हैं उन माशरों के अंदर स्ट्रेंथ बड़ी होती है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरी बात आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इस कोविड के ज़माने में जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये 1,69,00,000 ख़ानदानों को भेजे गए, इसका मतलब ये कि 8 करोड़ लोग या 9 करोड़ लोगों तक इसकी बात पहुंची, तो ये वो एहसास है कि जिसमें माशरा और हुकूमत गरीब को साथ लेकर जाती है, ऊपर उठाती है। जो माशरे एलिटिस्ट माशरे बनते हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव माशरे हैं, नॉन इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव माशरे हैं, उसमें तनाव भी होता है और उसमें इंतशार भी होता है। तो ये जो कोविड की कामयाबी है, इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इस बात का है कि इसी फोरम के अंदर बैठकर हमने ये तय किया कि मसाजिद अगर दुनिया इस्लाम में बंद हैं तो हमने फिर भी तरावियों के लिए खोलनी है, और हमने खोली, और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह से रुजू भी रखा, गरीबों का एहसास भी रखा, उसके बाद एहतियात, जैसे आप सारे मास्क पहने बैठे हैं, ये एहतियात भी की, और इस डिसिप्लिन की वजह से देयर हैज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन पाकिस्तान, जो कि बराबर के ममालिक में आपको नज़र नहीं आती। मैं बार बार, आप खुद वाकिफ़ हैं, मैं इसकी बार बार बात नहीं करूँगा, मगर इसमें एक मिसिंग लिंक है ना। मगर मुसलमान के लिए मिसिंग लिंक, ऐसे सारे मिसिंग लिंक के अंदर आदमी कहता है कि ये अल्लाह की मदद हुई, और क्यों हुई उसके वजूहात आप तलाश करें, और वो ये हुई कि सारे माशरे की आपने फ़िक्र की, सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं की। एलिटिस्ट अंदाज तो ये होता जो हिंदुस्तान ने अपनाया कि भाई हम बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन है परमानेंट, तुम जाओ, पैदल जाओ, 1500 मील जाओ, 2000 मील जाओ, हमें इसकी फ़िक्र नहीं है। वहाँ पर अल्लाह की बरकत का इम्कान कम होगा, वो भी अल्लाह की मखलूक है, मगर बरकत का इम्कान कम होगा। बरकत का इनकाम आपके यहाँ होगा जब आप फ़िक्र करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ी सख्त ज़रूरत है एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग साइंसेस की, और यही अगेन बार बार ये कहता हूँ कि जो भी आप तालीम दें वो मार्केट के अंदर उसकी ज़रूरत हो। तो इस लिंक को आप कभी मत छोड़ें, और इसको जितना बेहतरी की तरफ ले जाएंगे उतना अच्छा होगा। आखिर में मैं ये ज़िम्मेदारी का एहसास उन ग्रेजुएट्स को देना चाहता हूँ कि ये माशरा आपका है, आपने अपनी तरक्की करनी है, मगर हमेशा याद रखो पाकिस्तान को फ़ख्र इस बात पर है कि बवक्त ज़रूरत या उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा मुखय्यर लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं।
अच्छा, ये फैकल्टी वो है जो इस वक्त से नौजवानी के ज़माने से बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि जब मैंने मालो दौलत कमा लिया उसके बाद मुझे खैरात का एहसास हो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम आया था वो नौजवानों के साथ आया था। वो आया था माशरे को एक्सप्लॉयटेशन से निकालने का पैगाम था। जो वहदानियत थी अल्लाह ताला की वो भी पैगाम था, मगर जो माशरे को बदलने वाला पैगाम था उसमें मसावात, हर एक की फ़िक्र करना, गरीबों और रईसों को बराबर करना, और उसके अंदर वो जो स्पिरिट थी उसकी एक हदीस में आखिर में आपको कोट कर दूं कि एक आदमी आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा कि मेरे नबी, आप ये बात करते हैं कि लोग खैरात करें और जन्नत के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं, और हज़रत उस्मान ने खैरात की, उनके लिए खुला हुआ है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या होगा? इसका मतलब जन्नत मेरे लिए नहीं है। तो हुजूर ने उसको कहा कि तुम जाओ और कल अपनी कमाई से जो भी निकाल सकते हो वो लेकर आओ। लेकर आया तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारी खैरात है ये तुम खर्च करोगे किसी के ऊपर तो जन्नत के रास्ते उस्मान की तरह रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान की तरह तुम्हारे ऊपर भी इतने ही बढ़े। तो लिहाजा द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं, बट द स्पिरिट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली इन मनी, आपके वक्त के अंदर, आपकी फ़िक्र के अंदर और आपकी सोच के अंदर। अगर पाकिस्तान उभरेगा इंशाअल्लाह, जो कि मैं समझता हूँ तैयार है, तो वो जब उभरेगा जब हम मुसावात के एतबार से सबकी फ़िक्र लेकर उनको सबको उठाएं, गरीब हो, किसी वजह से नादार हो, कोई परेशानी में हो, सबकी फ़िक्र जो इदारे और जो मुल्क करेंगे उसकी तरक्की को कोई चीज़ कभी रोक नहीं सकती। तो लिहाजा मैं आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ GIK के तलबा को माशरे में भेजना चाहता हूँ कि दुनिया आपके लिए खुली हुई है और आखिरत भी आपके लिए खुली हुई है। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।